अध्याय 13 तारीफ कीजिए, अनुयायी मत बनिए। उन आदर्श लोगों का क्या जिनका आप अनुसरण करते हैं। आपके हीरो आम इंसान ही हैं। इसका मतलब है कि वे चाहे कितने भी ग्लैमरस, प्रतिभाशाली, वर्चस्वशाली, दौलतमंद, मशहूर, प्रसिद्ध और सम्मानित क्यों न हो, उनमें भी आप जैसी भावनाएं और खामियां मौजूद होती हैं। वे भी हर किसी की तरह रोते हैं, विलाप करते हैं और चुगली करते हैं। वे भी बहुत सारे काम करने में संघर्ष करते हैं और उन्हें भी निराश होना पड़ता है। उनके अंदर भी एक दानव रहता है। वे भी सोचते हैं हर चीज़ का आखिर मतलब क्या है, और वे भी अपनी उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं। उन्हें भी पछतावे होते हैं। वे भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को अलग तरीके से कर पाते, और वे भी गलतियां करते हैं। आखिर वे भी इंसान हैं, है ना। या तो आपने ही उनकी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में कल्पना कर ली है, या उनका खुद का विज्ञापन ऐसा रहा हो, या फिर उनके फॉलोअर्स ने उनके बारे में कुछ लिखा होगा। आप तो जानते ही होंगे कि इन बहुत से कथित आदर्श लोगों की कंपनियां और फाउंडेशन होते हैं जिनका काम अधिक से अधिक फॉलोअर्स जुटाना होता है, और इस तरह एक आदर्श ज्ञानी और प्रतिभाशाली व्यक्ति की रचना की जाती है। उनकी प्रवीणता या तो उन कहानियों पर आधारित होती है जो आपने उनके बारे में सुनी होगी, या उनके अनुयायी की बड़ी संख्या से आप प्रभावित हो गए होंगे, या फिर आप पर उनके भाषण का असर हुआ होगा। तो ऐसे कितने लोगों को आप फॉलो करते हैं। सच्चाई है, कोई भी पूर्णता कुशल नहीं होता, लेकिन बेशक आपने ये बात किसी न किसी सिद्धात्मा से सुनी होगी, और जब आपने ये सुना होगा तब आपने उनको उस बयान से बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि अगर वे बाकियों जैसे हो तो वे खुद ये नहीं कहते कि कोई भी पूरी तरह आदर्श व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में ये तो उन पर लागू ही नहीं होता है। वाह, मैं कितना चतुर हूँ, मुझे तो इन्हें फॉलो करना ही चाहिए। कोई पूरी तरह आदर्श व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसी समस्याएं जो उनके लिए साधारण बातें, मूर्खतापूर्ण चीजें होती हैं, और जो सिर्फ आम और साधारण लोगों को ही रोजमर्रा में झेलनी होती है। कोई भी पूरी तरह आदर्श व्यक्ति नहीं है, वे खुद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पुरखों, स्वतंत्रता सेनानियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, दार्शनिकों और महान ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने भावी पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता और न्याय की राह प्रशस्त की, जिन्होंने कुप्रथाओं को खत्म किया, जिन्होंने अज्ञानता और पूर्वाग्रह और उत्पीड़न का मुकाबला किया। क्या हमें मानना चाहिए कि वे लोग महान आदर्श व्यक्तित्व वाले पुरुष या महिलाएं नहीं थे? क्या नए युग की खोजों, प्रौद्योगिकी और विकास के आधार स्तंभ महान माने जाने वाली मिसालों में नहीं गिने जाने चाहिए? यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने पूर्ण समावेशीकरण और अहिंसा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, वे भी नहीं, उनमें से कोई भी संपूर्ण या आदर्श नहीं था। वे सभी ऐसे लोग थे जिनमें कई खामियां थी, और आपको उनका या किसी का भी अनुसरण करने का विचार कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि शब्द अनुसरण ही उनके जैसा बनने या उनकी नकल करने की इच्छा से पैदा होता है, और आप महज इसलिए कि आप चाहते हैं न तो खुद को बदल सकते हैं और न ही आप उनके जैसे बन सकते हैं। ये ऐसे काम नहीं करता। आप जो हैं वही रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि खुद के संपर्क में रहें और उसी पर काम करें। आप इतना कर सकते हैं कि आपको उनके व्यक्तित्व में जो अच्छा लगता है उसे अपना लें और उसे अपने व्यवहार और विचार में शामिल करें। आप इसको आत्म नियंत्रण की मदद से आजमा सकते हैं। आपके प्रयास में कुछ खास चीजें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, आप कौन हैं? ये भाव तभी आता है जब आप अपने आत्मा को पूरा अधिकार देते हैं। नंबर 2, और आप उनमें किस चीज के मुरीद हैं। हालांकि किसी का अनुयायी बनने की जरूरत किसी के लिए प्रशंसा भाव से ही आती है, फिर भी मैं उन्हें पसंद करता हूं और मैं उनका अनुयायी हूं। इन दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी को पसंद करने का क्या मतलब है? जब आप ये कहते हैं कि आप किसी की खास चीज को बहुत पसंद करते हैं, तब आप ठीक उस खास की ओर इशारा कर रहे होते हैं जिसने आपके दिमाग को आकर्षित किया होता है। तब आपका पूरा ध्यान आपकी प्रशंसा पात्र के स्रोत पर टिका रहता है, जो कि उनका काम, आस्था
रचनाशीलता या उनकी मेधा हो सकती है। प्रशंसा का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उस स्रोत से प्रेरणा लें जिसका मतलब है कि उनका काम आपके लिए संदर्भ बिंदु सरीखा है और वो ऐसी चीज नहीं है कि आप उनकी नकल करें। आप किसी के काम से प्रेरित हो सकते हैं ताकि आप स्वयं कुछ सृजन कर सकें। लोग ऐसा बहुत बार करते हैं। आखिर में जब आप किसी व्यक्ति की किसी खास चीज की तारीफ करते हैं तब भी आप प्रशंसा के स्रोत को छोड़कर बाकी की चीजों से दूरी बनाए रखने के लिए आजाद होते हैं। आपको उनका अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है। किसी का अनुयायी बनने का क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति आपका नायक होता है तब आपका झुकाव उसका अनुयायी बनने की तरफ होता है। इस मानसिकता के साथ अब ये जिम्मेदारी भी आ जाती है कि आप ये साबित करें कि आखिर वे लोग अनुसरण करने योग्य क्यों हैं। और जब भी कोई आपसे इस बात पर असहमत हो तो फिर आपको इस तरह की रक्षा भी करनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मुझे किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा चुनाव है, मैं जिसे चाहूं उसे फॉलो कर सकता हूं। ये खालिस बोड़पना है। सच्चाई ये है कि उनका अनुसरण करने का आपका चुनाव अब आपकी मेधा का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी रक्षा करने में नाकाम होने पर मतलब आप खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। जब कोई उनकी आलोचना करता है तब आप गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और उनका बचाव करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे रोल मॉडल के नैतिक चरित्र के बारे में कुछ सूचनाएं निकालते हैं तब ऐसी शख्सियतों का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। सच्चाई ये है कि आप खुद किसी न किसी बिंदु पर कुछ ब्यौरे जो कि बेहद मानवीय होते हैं और उनमें नायकत्व का तत्व भी कम होता है जानने के बाद सवाल पूछते हैं, लेकिन अपने दिमाग में उस नायक के भव्य आभा मंडल की वजह से या तो आप इसे पूरी तरह नकार देते हैं या फिर हर तरह के संदेहों का मुंह बंद करने के लिए कोई हास्यास्पद किस्म की बोड़ो व्याख्या पेश कर देते हैं। यही बात ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में भी है। वे आपके नायक इसलिए हैं क्योंकि उनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्या होता है जब आप उनकी जिंदगियों के बारे में कुछ असहज तथ्य जान जाते हैं? हो सकता है कि उनके खुद से बहुत कम उम्र की और कई महिलाओं के साथ प्रेम संबंध रहे हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नियों को धोखा दिया हो सकता है कि उन्होंने किसी का विचार चुरा लिया हो, या हो सकता है कि वे लोगों के किसी खास समूह के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त रहे हो या वे बेहद हिंसक हो। क्या इनमें से किसी भी तथ्य से उनके नायक तत्व या उनकी स्वच्छंद रचनात्मकता पर कोई नकारात्मक असर पड़ा? क्या एक धीरोदात्त आदर्श नायक का जो विचार आपने बचपन में सीखा था उससे उनके चरित्र का विरोधाभास है? पर इनसे निश्चित रूप से ही आपके मन में अपने नायक के प्रति सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके मन में प्रशंसा के भाव के अटल रहते हुए भी ये तथ्य आपको परेशान करते हैं, तथ्य जो उन्हें इंसान साबित करते हैं। और जब भी आप उनकी महानता की चर्चा करते हैं और कोई दूसरा इन तथ्यों की बात छेड़ देता है तो आप चुप हो जाते हैं और आपका पूरा नैरेटिव ही बिखर जाता है। आप उन्हें नायक साबित करना चाहते हैं जबकि वे पूरी तरह इंसान हैं। वे असल में ऐसे इंसान हैं जो अपने विश्वास और काम को इतने दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं कि ये उन्हें बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है। आपको किसी का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। आप उनके अद्भुत कार्यों और प्रतिभाओं से हासिल उनकी असाधारण उपलब्धियों के प्रशंसक हैं, उनके जीवन के नहीं। इनके बीच अंतर करना सीखें। आप उनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं उनकी उपलब्धियों के बिना तो आप उनके नाम भी नहीं जानते, तो क्यों न उनकी तारीफ सिर्फ उनके उन कामों के लिए ही की जाए। अगर हम सिर्फ उनके कामों को ही वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने लगे तो लगभग सभी लोग ये बात सर्वानुमति से मान लेंगे कि उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो बात वहीं तक सीमित क्यों न रखें? पहले भी ये चर्चा की जा चुकी है। लोगों को हीरो या रोल मॉडल बनाने की पूरी व्यवस्था ही बचकानी है। क्या हमें व्यक्तिनिष्ठ तरीके से ये तय करना चाहिए कि हम उन्हें कितना पसंद करते हैं और उन्होंने जो गलतियां की हैं उनका हम पर कितना असर पड़ता है, या फिर हमें उनके महानता के कार्यों पर उनके बुरे फैसलों के असर की तुलना करनी चाहिए? या फिर ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है? ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिंदगी थी भाई। आपकी जिम्मेदारी आपके जीवन से जुड़ी है। उन्होंने तो आपको अपने बचाव के लिए प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया है। सिर्फ एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये उनसे सीखें। आपको किसी का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आपको प्रभावित करती है उसकी प्रशंसा जरूर करिए और उसे सीखने तथा अपने व्यवहार में उतारने की कोशिशों की भी
शुरुआत करें। आपका अपना आत्म भी तो है जिसे आपको इस तरह तैयार करना चाहिए जिस पर आपको गर्व और संतुष्टि दोनों हो, और ऐसा करने के लिए आप सबसे सीखते हैं। जीवन के 3 तथ्य होते हैं। नंबर 1, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप हर मसले पर 100% सहमत होंगे। नंबर 2, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप हर एक मसले पर असहमत होंगे। नंबर 3, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप कोई नई चीज न सीख सकें, इसलिए हर किसी से सीखें। इसलिए हम लोगों पर हीरो का लेबल चस्पा कर देते हैं क्योंकि हम में खामियां हैं। हमें नायकों की जरूरत होती है ताकि हम अपने दिल में ये मान सके कि हम बेहतर हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए भी उम्मीद बची हुई है। आप बेहतर होना चाहते हैं, इसे ही तो उम्मीद कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना आत्म है। केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको स्वीकृति, अनुमोदन और आत्म मूल्य प्रदान करेगा, और वो आप स्वयं हैं। आप स्वयं में एक राष्ट्र हैं मेरे दोस्त। इसको आत्मनिर्भर बनाइए। अध्याय 14, ऑनलाइन बकेती। आप लोगों का अनुसरण करते हैं पर यह पूरी तरह आपकी ही गलती नहीं है। इसको बढ़ावा देने वाले 2 बड़े कारक हैं, धारणाएं और विज्ञापन। बुनियादी तौर पर वहां साइबर स्पेस में इतने ज़्यादा बकवास लोग भरे हुए हैं कि वे आपकी आसक्ति, सादगी और कमजोरियों को भांपकर उसमें घुसपैठ कर लेते हैं और आपको उनका अनुयायी बनने के लिए लुभाते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग इंटरनेट पर हैं। आइए मोटे तौर पर उन लोगों पर निगाह डालते हैं जो हमें अनुसरण करने के लिए ललचाते हैं। लोगों पर अपने असर के लिहाज से हमारे पास ऐसे लोगों के 4 वर्ग हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जिनका प्रभाव कम और मनोरंजन अधिक होता है। नंबर 2, ऐसे लोग जिनका प्रभाव भी अधिक और मनोरंजन भी अधिक होता है। नंबर 3, ऐसे लोग जिनका प्रभाव और मनोरंजन तो अधिक होता है पर साथ में ज्ञान भी होता है। नंबर 4, ऐसे लोग जिनका प्रभाव और प्रवीणता दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। ये समझे कि इनमें से सभी बेडम नहीं होते, लेकिन इनमें से बहुत सारे बेडम होते हैं। अंतर समझना बेहद अहम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई। इसके पहले कि हम इसमें गहरे उतरें, हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करनी चाहिए। नंबर 1, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अपना अनुयायी बनाना एक चलन है। इसका मतलब है कि पूरे इतिहास में कुछ लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि वे अपने कुछ अनुयायी जुटा लें। इसकी कई वजह रही। सत्ता, दौलत, प्रभाव, लोकप्रियता और नियंत्रण हासिल करना। ठीक है। नंबर 2, लोग कुदरती तौर पर महत्वाकांक्षी होते हैं। आकांक्षापूर्ण सामग्री का अर्थ है कि आपको उन चीज़ों को बेचा जा रहा है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए। आपकी इच्छाएं ऐसी इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसी भावनाओं के साथ जीते हैं कि ये चीज़ें हमें खुश कर देगी। पर सच्चाई ये है कि हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें इस बात का इल्म तक नहीं है कि कौन सी चीज़ हमारे आत्म को प्रसन्न कर सकती हैं। इसलिए हम प्रसन्नता के इन बेहुदा विचारों का पीछा करते हैं जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हमें बेचते हैं। नंबर 3, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वे लोग आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप मान लेते हैं कि ये वास्तविकता है। यहीं आकर आपके मन में मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ सिंड्रोम पैदा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। ईमानदारी का तत्व ही अंधभक्ति और प्रशंसा के बीच अंतर दिखाता है। आप जिस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं वो जितना अधिक ईमानदार होगा उतना ही कम आप उनकी नकल करने और उनके जैसा बनने के बारे में सोचेंगे। व्यक्ति जितना अधिक बेईमान होगा आप उतना अधिक उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी आपकी आंखों से प्रवीणता का पट्टा हटा देती है। इससे आप बस एक सामान्य पहुंच के भीतर वाले ऐसे इंसान को देखते हैं जिसमें आपकी ही तरह खामियां और संघर्ष हैं। ऐसे में आप उनको उनकी वास्तविकता के लिए पसंद करते हैं। अध्याय 15, कैसे सोचें, सीखना। वाह, तो आप किताब के करीब करीब आखिरी हिस्से तक पहुंच गए हैं। स्वागत और बधाई हो दोस्त। ये संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और व्यापक भी, इसलिए आइए इसमें गोते लगाना शुरू करें। कैसे सोचें मूल रूप से ये जानना नहीं है कि क्या सोचना है। बहुत आसान बात है ये तो नहीं, उतनी भी आसान बात नहीं है। मेरा मतलब है अगर आपने इसे समझ लिया तब यही चीज आसान लगने लगेगी। समस्या ये है कि ये एक सरल विचार है जिसे बहुत जटिल बना दिया गया है।
इसलिए इसके सरल हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जटिल विकृतियों से पीछा छुड़ाना होगा। सबसे पहले तो मुझे एक बात माननी होगी, आपके लिए कैसे सोचे भ्रम पैदा करने वाला वाक्य होगा। आप इसको आलोचनात्मक सोचें, तार्किक सोच। आप इसको आलोचनात्मक सोच, तार्किक सोच या किसी प्रकार की उच्च सोच कह सकते हैं। मैं इसे थोड़े सरल तरीके से देखता हूँ, एक व्यक्ति जो जानता है कि ठीक से कैसे सोचें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने अलग से सोचना, कुछ नया सोचना, दिमाग खोलना, दिमाग की बत्ती जलाना जैसी बातें और मुहावरे सुने होंगे। सच में ये अद्भुत क्षमताएं जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप ये नहीं जानते कि इसे हासिल कैसे करना है। ऐसा लगता है कि ये असंभव अनूठी चीजें हैं और फिर ये आपके दिमाग में फतासी बन जाते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इसका मतलब शार्लोक होम्स की तरह दिमाग लड़ाना या किसी चतुर, सुजान, धार्मिक शख्सियत या दाढ़ी वाले शख्स की तरह सोचना है जिनसे अपने नाम के आगे 40 डिग्रियां चिपका रखी हो। इसलिए हम इसे कुछ इस तरह देखना शुरू करते हैं। ऐसे लोग जो जानते हैं कि कैसे सोचें, उनकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और इस दुनिया के कामकाज की समझ उच्च कोटि की होती है। उनका दिमाग आपसे कहीं बेहतर काम करता है, वे आपसे कहीं अधिक जानते हैं और उनके मस्तिष्क में आपसे कहीं अधिक बेहतर विचार आते हैं। और तब आप हैरान रह जाते हैं, मैं उस तरह से सोचना कैसे सीखूं जैसे वे सोचते हैं। ये बात आपके दिमाग में सुपर पावर बन जाती है और ऐसे लोग आपके लिए विशेष हो जाते हैं। इसे हासिल करना एक फतासी बन जाता है, उच्च बौद्धिक क्षमता हासिल करने की फतासी। जब कोई चीज कूल लगती है तो फतासी बन जाती है, तब बहुत सारे लोग इसके पीछे भागने लगते हैं। तो ये लोगों को 3 दिशाओं में ले जाती है। नंबर 1, लोग उच्च विचार के नाम पर संप्रदायों में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी मैदा है जिसे सामान्य नश्वर इंसानों के लिए खुद हासिल करना तकरीबन असंभव प्रतीत होता है, तो इस योग्यता को विकसित करने की प्रक्रिया आपके दिमाग में हॉलीवुड फिल्म सरीखी हो जाती है। आप सोचते हैं कि इसमें उच्च कोटि का अध्ययन करना, एक ही जगह पर बैठकर घंटों तक अपनी आंखें बंद करके किसी भी विषय पर न सोचना, समझ में न आने वाली भाषा में मंत्र सीखना, उन्हें दोहराते रहना और गूगल पर उनका अनुवाद करते रहना शामिल होता है। गूगल पर उनका अनुवाद पढ़ते हुए आप पाते हैं कि आपकी सोच में कोई अचानक परिवर्तन नहीं आया। तब आपको बड़ी निराशा होती है, क्योंकि ऐसे मंत्रों के जाप के बाद भी आप सोच नहीं पा रहे हैं। और तब आप खुद को ये समझाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे मंत्र आपकी मौजूदा सीमित समझ के लिहाज से काफ़ी गहन हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए अच्छा है। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि वे काल्पनिक चरित्र बन सकते हैं। क्योंकि ये आपके दिमाग में एक फतासी है कि ये सब हासिल करने के बाद आपको स्वीकार्यता और लोकप्रियता हासिल होगी, क्योंकि आप व्यवहारिक तौर पर एक मेधावी काल्पनिक किरदार बन जाएंगे। सच्चाई ये है कि इससे ये नहीं बदलता कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि दुनिया तो वही रहने वाली है। पर हाँ, आप ये सीख लेंगे कि बकवास के साथ बेहतर तरीके से कैसे निपटा जाए। नंबर 3, लोग अनुयायी बन जाते हैं। क्योंकि ये फतासी हैं, इसलिए आप ऐसे लोगों के अनुयायी बन जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास ये योग्यता है। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन पर आश्रित हो जाते हैं। आप उनके कार्यक्रमों, क्लासेस, कार्यशालाओं पर निर्भर हो जाते हैं और उनके लिए कोई भी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि आखिर में आप वही हासिल कर पाएंगे जो उनके पास है। इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप भी ये हासिल कर लेंगे तो उनकी कमाई का क्या होगा। कैसे सोचना है ये तो कोई भी सीख सकता है, ये थोड़ा उबाऊ जरूर है और इसके लिए कई वर्षों तक बहुत प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। आप सोच सकते हैं क्या कई साल भाड़ में जाए, ये भावना समझी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए पूरी कोशिश करें। ये योग्यता खामोशी से इस कोशिश के साथ साथ आपके जहन के कोने में हासिल होती जाती है। अभी आप किस तरह से सोचते हैं ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में आपको कैसे सोचना सिखाया गया था। आप उस उम्र में बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए उस उम्र में आप जब भी किसी चीज को लेकर जिज्ञासु होते थे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उस चीज के बारे में सूचना का गट्ठा थमा दिया गया होगा और उम्मीद की जाती होगी कि आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे और इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। ये ऐसा ही है, बच्चे आगे बढ़ो। जब ये आपके सोचने का तरीका बन गया तब सूचनाओं के गट्ठर 3 स्रोतों से आने लगे। नंबर 1, अभिभावकों, दोस्तों और ऐसे लोगों से जिन पर आप भरोसा करते हैं। नंबर 2, टेलीविज़न शो,
फिल्मों और ऐसे लोगों से जिन्हें आप इंटरनेट पर देखते हैं। नंबर 3, आपकी अपनी भावनाएं जो आपके निजी तजुर्बे से उपजी हैं। आपने संदेह करना, सवाल करना या अपनी राय बनाना नहीं सीखा। आपका तरीका सूचनाओं के गठर पर निर्भर रहना और उन पर भरोसा करने वाला हो गया। और जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है और इसके बारे में आगे सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं कि अब आपको इसके बारे में काफी पता चल गया है। मसलन ये है कि ये तरीका आज तक नहीं बदला और आप आज भी वैसे ही सोचते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई आपसे पूछता है मुझे एक गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी। अपने मन में आप तुरंत उस सूचनाओं को खंगालने लगते हैं कि लड़कियां क्या पसंद करती हैं, क्या चाहती हैं और लड़कों को क्या करना चाहिए। सूचनाओं के ये गटर आपको ये मानने पर मजबूर करते हैं कि आप उनके सवाल का जवाब जानते हैं, चाहे आपने इस ज्ञान को शायद ही कभी आजमाया हो, इस पर सवाल किया हो और इसकी तुलना में दूसरे विकल्पों और सिद्धांतों के बरकस इसे देखा भी हो। इसके नतीजों की उम्र को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आपने वास्तव में इन चीजों पर कभी विचार ही नहीं किया है। खोज निकालने की जिज्ञासा की जगह जानने से मिली संतुष्टि ने ले ली, चाहे वो कितनी भी बकवास क्यों न हो। लेकिन आपको बाहर से जानकारियां हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसलिए अगर एक गटर काम नहीं करता तो आप दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि ऐसी ही सूचनाओं का पूरा भंडार महज एक क्लिक भर दूर है। यही वजह है कि आपकी कई समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। आप उस बारे में खुद सोचने की बजाय सूचनाओं के गटर पर भरोसा करते हैं। आपको ऐसी कुछ जादुई सूचनाएं चाहिए होती हैं जो आपकी समस्याओं को चुटकी बजाते ही हल कर दें। कोई ऐसा शख्स आए जो आपका मार्गदर्शन करे और समझाए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप अपनी समस्याएं सुलझाने में सक्षम हैं? जब आपको कोई समस्या दरपेश होती है तो क्या आप उसी वक्त उसे सुलझाने के लिए कोई लेख या वीडियो खोजने लगते हैं? अपनी समस्याओं को जादुई ढंग से सुलझाने के विस्तृत समाधानों की उम्मीद के साथ उस लेख को पढ़ने से पहले क्या आप बैठकर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप बिंदुवार खुद से ही उस पर विचार करते हो? नहीं, आप नहीं करते। आप दूसरों से समाधान, विचार और सूचनाएं पाने की आदत पाल बैठे हैं। इसलिए आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप ये सीख पाएंगे कि कैसे सोचें, जब आप सोचने का अभ्यास शायद ही कभी करते हैं। जब भी कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, आप उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। आप उन्हें सूचनाओं के गट्ठर उसी तरह से पकड़ा देते हैं जैसे कि आप खुद को इंटरनेट या दूसरे लोगों से लेकर पकड़ाते हैं। उससे 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, ध्यान कभी भी पूरी तरह से उनकी समस्या सुलझाने पर नहीं होती। नंबर 2, उस ध्यान देने की ड्यूटी निभाने और उसमें मिले अनुभवों पर केंद्रित हो जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने उनकी मदद की। नंबर 3, आपका ध्यान इस बात पर प्रचार करने में हो जाता है कि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद को असक्षम के रूप में पेश नहीं करना चाहते, जो कि असल में असक्षमता का संकेत है। बुद्धिमत्ता का सच। सैद्धांतिक रूप से अलग तरीके से सोचने के लिए 2 सामान्य चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, किसी चीज के बारे में नए अंदाज से देखने की खोज, एक ऐसा तरीका जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा न हो। नंबर 2, क्योंकि ये किसी चीज के बारे में सोचने का नया तरीका है, इसलिए आपको उस बात को नजरअंदाज करना होगा जो आप उस चीज के बारे में सामान्य तौर पर सोचते हैं। उदाहरण के लिए, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां अधिकतर खराबियां मीडिया संस्थान हमें बताते हैं कि हमें क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या कहना है। वे इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ते कि वे किसी चीज के बारे में अपना दिमाग लगा सकें। ये इंसानों को ये सिखाते हैं कि क्या सोचना है। ये ट्रेनिंग बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाती है और बदकिस्मती से कई मामलों में बच्चों को ये सब सिखाने वाले उनके अभिभावक ही होते हैं। कैसे सोचें, इस चीज का ठीक विपरीत है। ये सोचने का ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रभाव, नैरेटिव या बकवास के असर में आए बिना अपना विचार खुद स्वतंत्र रूप से तैयार करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ ये उसकी सबसे सरल मिसाल है, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा मिल सके। तो कैसे सोचें को विकसित करने का पहला चरण पूरा करने के लिए जरूरत है आप इस बात से बिल्कुल अनजान रहें कि चीजों को लेकर पहली दृष्टि क्या होनी चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि आप अनभिज्ञ रहें, क्योंकि तभी आप गहरे उतरने के लिए सुराग या संकेतों की खोज करना शुरू करेंगे। और उन संकेतों की तलाश करना शुरू करने से पहले आपको उन सब पके पकाए विचारों को त्यागना होगा जिनसे आपने चीजों को कैसे देखना चाहिए सीखा था। तब जाकर आप उन्हें देखने के नए विचारों को ला पाएंगे। रचनात्मक सोच का विकास भी इसी तरह से
होता है। ये बात मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा। जब आपको किसी चीज के बारे में सोचना हो तब आप इसके बारे में मौजूद हर उस विचार को भूल जाइए। आप एकदम सिपर से शुरू करें। इससे शुरू करें, मैं कुछ नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरी बात थोड़ी भारी लग रही होगी। इसके पीछे एक वजह है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ज्ञान की पूजा होती है और बुद्धिमत्ता की नहीं। और जब ज्ञान होना ही काफी हो तो फिर अधिकतर लोग सोचने की चिंता ही नहीं करते। असल में अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्ञान ही बुद्धिमत्ता है और वे इससे ज्यादा गलत और नहीं हो सकते। किसी शख्स के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, इसके लिए वो मेधावी है, ये बहुत गलत विचार है, लेकिन हम ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए स्कूलों में हम बच्चों को बताते हैं कि वे जितना अधिक हो सके सीखें। सीखना तो कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को ये कौन बताएगा कि कैसे सोचें। हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक डिग्री किसी के कौशल का प्रमाण पत्र है, इसलिए डिग्रीधारी कोई व्यक्ति उन विषयों में कुशल होता है, कोई महान विचारक नहीं। और आलोचनात्मक और रचनात्मक दृष्टि से सोचने की क्षमता के बगैर लोग मोटे तौर पर रचना प्रक्रिया वही कुशल कामगार भर रह जाते हैं। इसका हमारी जिंदगी के हर पहलू पर गजब का प्रभाव पड़ता है और एक समाज के तौर पर हमारी सोच पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ठीक इसी तरह से हम अनुयायी भी बनते हैं। आइए इस बारे में गहराई से विचार करते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ज्ञान की पूजा होती है, बुद्धिमत्ता की नहीं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बड़े कूल माने जाते हैं। लोग सोचेंगे कि आप क्षमतावान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तथ्य यही है। ठीक, जब ज्ञान आपको कूल और सक्षम साबित करता है तो आपका ध्यान इस बात को जानने से हट जाता है कि ज्ञान का मतलब क्या है और इसे इकट्ठा करने पर जाकर टिक जाता है। और जब आप सीधे तौर पर महज सूचना इकट्ठा कर रहे होते हैं तो इसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि ये तो आपका उद्देश्य ही नहीं होता। आपका मकसद तो कूल बनना है। आखिरकार इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। आपको और क्या चाहिए? एक बच्चे की मिसाल लीजिए जो आपकी कक्षा में शीर्ष पर रहने का फैसला करता है। वे बड़े अद्भुत तरीके से सीखते हैं, लेकिन वे सोचते नहीं कि वे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ये तो उनका उद्देश्य ही नहीं है। उनका मकसद तो कक्षा में अव्वल आना है। इसलिए इस दुनिया में लड़ाई इस बात की है कि कौन अधिक जानता है या कौन अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन कर सकता है, और इसी चीज के पीछे तो हम भाग रहे हैं। अधिकतर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि आखिर ये बुद्धिमत्ता होती क्या है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोगों का जोर पढ़ने पर होता है, सोचने पर नहीं। ज्ञान बहुत उम्दा चीज है। अगर इसका मकसद आपको सोचने के लिए प्रेरित करना हो, ये एक ऐसी मान शक्ति है जिसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने के लिए करते हैं। ज्ञान आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है क्योंकि ये आपकी विचार प्रक्रिया की खुराक है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते कि इस ज्ञान या डाटा का इस्तेमाल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए होने लगता है, इससे आप में बुद्धिमत्ता की कमी उजागर हो जाती है। समस्या दुनिया के सोचने के तरीके में है। जब ज्ञान होना क्षमता का संकेत बन जाए तब नहीं जानना अक्षमता हो जाती है। तो अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता, ये अक्षमता है। लोग ये सोच सकते हैं कि आप अहमक, लापरवाह और कम सूचनाओं से लैस हैं। समझे? अगर आपको याद हो, जब हम लोग अलग तरीके से सोचने के बारे में चर्चा कर रहे थे तो इसकी पहली जरूरत थी कि आपको अनभिज्ञ वाली स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप कहें मुझे नहीं पता, तभी जाकर आप इस पर नए तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। जब हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ इन बातों के लिए सजा दी जाती है, जहाँ तुरंत पक्षों में बढ़ जाना या हमेशा कड़े विचार रखना एक चलन है, तो सोचने को दंडित किया जाता है। हम अनजाने में इसे हतोत्साहित करते हैं। ऐसे में या तो सूचनाओं पर हमारी पहली प्रक्रिया या फिर अन्य स्रोतों से सीखने की क्या सोचना है हमारी राय बन जाती है। सच्चाई ये है कि किसी चीज पर अपना ठोस विचार तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जब आप सोचते हैं तो इसमें शायद कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग ऐसे विषयों का विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं जिनके बारे में उन्हें अनुमान भी नहीं होता, वहाँ अनजान बने रहना और सोचना बहुत मुश्किल काम है, चाहे ये बेहद कम समय के लिए ही क्यों ना हो। हैरानी नहीं कि हमारे यहाँ वाम पक्ष और दक्षिणी पंथ हैं और सभी चीजों में हजारों अलहदा समूह हैं। कोई भी इंतजार करने और किसी चीज पर हर दृष्टिकोण से सोचने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसने हर चीज को बस जान लिया है, चाहे वो राजनीति हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी हो या पर्यावरणीय
या फिर सामाजिक मुद्दा हो। जब ज्ञान होना ही सक्षमता की निशानी है तो कोई भी व्यक्ति जो आपके चुराए हुए विचारों से असहमत होगा, अहमक साबित होगा। और कोई व्यक्ति जिसके पास कोई विचार ही न हो वो सीधे सीधे भ्रमित कहलाता है। ये व्यक्ति है कौन? आपको इसकी परवाह नहीं है क्या? क्या आप स्वार्थी हो? कृपया दिखावा करें कि ये आपके लिए मायने रखता है, ताकि मैं इस चतुर विचार को साझा कर सकूं जिसे मैंने किसी से चुराया है और खुद को श्रेष्ठ समझ रहा हूं। कृपया मुझसे बहस करें। बात यह है कि जब सिर्फ ज्ञान को अहमियत दी जाती है तो इसे कोई कहीं से भी हासिल कर सकता है, क्योंकि स्रोतों का कोई महत्व नहीं होता। स्रोत कुछ भी हो सकते हैं। नंबर एक लेख। आप सूचनाओं को गौर से पढ़ते हैं और फिर एक लेखक के विचार को उधार लेते हैं। आप शायद ये भी भरोसा करने लगे कि आपको उस विषय पर एक विशेषज्ञ जितना ज्ञान है। नंबर 2, एक दोस्त जिसने आपको बताया कि उसने क्या सीखा, जिसे बाद में आपने अपने रिसर्च के तौर पर पेश कर दिया। नंबर 3, न्यूज कॉमेडी शो। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कॉमेडी आपको सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करती है, ये नहीं बताती कि सोचना क्या है। नंबर 4, समाचारों के स्रोत जो कुछ चुनी हुई विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। नंबर 5, लेखों के महज शीर्षक पढ़ना और लोग उन पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं सिर्फ उनको पढ़ना। नंबर 6, आप जिन लोगों का आदर करते हैं उनकी बात सुनना। वे मशहूर लोग जिनको आप फॉलो करते हैं वे क्या कहते हैं, वह समूह जिसे आप फॉलो करते हैं और जिससे नजदीकी महसूस करते हैं वो क्या कहता है। उपरोक्त सभी आपको ये बताते हैं कि क्या सोचना है। इसी तरह हम लोग इस दुनिया के सामने क्षमतावान शख्स के रूप में पेश होते हैं। इनमें कुछ भी कैसे सोचे से नहीं आता है, हमें तो कुछ नहीं पता। अगर आप मेधावी बनना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको ये मानना होगा कि आपको घंटा कुछ नहीं पता है। अब तक आपको जो भी सिखाया पढ़ाया गया है वो किसी न किसी शख्स से आया है कि क्या महसूस करना है और क्या सोचना है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमने अपने नैरेटिव्स गढ़ लिए हैं। इन नैरेटिव्स के 2 या अधिक पक्ष होते हैं। जब ज्ञानवान होना आपको सक्षम बनाता है तब जाहिराना तौर पर आप चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और अपने विचार भी तय करते हैं। जब हम सोचने के लिए समय नहीं खर्च करते हैं और खुद ही रिसर्च करते हैं तब हम अपनी भावनाओं को अपना पक्ष बना लेते हैं। ऐसे में जो भी नैरेटिव हमारी भावनाओं के लिए मुफीद बैठता है हम उसे ही चुन लेते हैं। उसके बाद आप उन चुने हुए नैरेटिव के समर्थकों पर निर्भर हो जाते हैं कि वे आपको बताएं कि क्या सोचना है। आखिर ये नैरेटिव कैसे काम करते हैं। एक पक्ष विचार बनाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल करता है जो उनके नैरेटिव को बल देती हैं। जैसे अप्रवासी लोग शैतान होते हैं, दूसरे भी ऐसा ही करते हैं और कहते हैं। अप्रवासी भी हमारी ही तरह है। अधिक और नई सूचनाओं के साथ पक्ष या तो जीतते हैं या पराजित होते हैं, लेकिन वे लगातार रक्षात्मक और आक्रामक मुद्रा में बने रहते हैं और नैरेटिव्स का ये सर्कस अंतहीन रूप से जारी रहता है। आप जो जानते हैं वही सही है। इसे लेकर आप इसलिए आश्वस्त हो सकते हैं क्योंकि आपको जो नैरेटिव टिकाए गए हैं वे भी आपके बड़े विश्वसनीय अंदाज में पेश किए गए हैं। ये गजब का बेचने का तरीका है। आप ये समझने में नाकाम रह जाते हैं। आपको उन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि आप ये नहीं जानते कि क्या सोचना है। आपको वास्तव में ही कुछ पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई विशेषज्ञ जो ये दावा करते हैं कि वे जानते हैं, निश्चित रूप से उनको ये नहीं पता होता है कि वे क्या कह रहे हैं। उसी क्षेत्र में भविष्य में 100 साल बाद एक अन्य विशेषज्ञ उन्हें उन सीमाओं के बारे में बताएगा जो वे जानते हैं। सही अर्थों में तो हम बहुत कम जानते हैं, फिर भी नहीं जानने को अक्षमता की निशानी माना जाता है। हम लोग एक ही साथ सक्षम और असक्षम दोनों हैं। आइए साथ में इस विमर्श को भी निपटा ही दें कि आखिर कौन सी चीज हमें सक्षम बनाती है। हम लोग इंसान हैं। हम वास्तव में कुछ चीजों में बहुत सक्षम हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनमें हम वाकई बेकार हैं। हम लोग एक ही साथ सक्षम और असक्षम दोनों हैं। समस्या ये है हमारी ये गूढ़ धारणा कि अगर कोई एक क्षेत्र में सक्षम है तो उन्हें अन्य सभी पहलुओं में भी अद्भुत होना चाहिए। बदकिस्मती से हम इसी तरह से धारणाएं बनाते हैं। वे इस चीज में बहुत सक्षम हैं, ऐसे में वे हर चीज में गजब के होंगे नहीं। किसी एक चीज में शानदार कौशल, विस्तृत ज्ञान और तजुर्बा होना आपको सिर्फ उसी चीज में सक्षम बनाता है। जैसे कोई इंसान एक सक्षम प्रोग्रामर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर पहलू में एक सक्षम व्यक्ति हो। न ही इससे इस बात का संकेत मिलता है कि वो इंसान सोचने, व्यवहार करने, विचार प्रक्रिया और सृजन करने हर क्षेत्र में उतना ही सक्षम हो। इसी तरह कैसे सोचना है आपको अन्य क्षेत्र में सक्षम साबित नहीं करता है। इससे आप सिर्फ सोचने वाले पहलू पर सक्षम साबित होते हैं।
उदाहरण के लिए आप निर्णय प्रक्रिया में बेहतर साबित हो सकते हैं। लोगों को सक्षम या असक्षम के रूप में देखने की इच्छा ही सिरे से बेहुदा है, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। लोग तो बस लोग हैं। आपको चीजों को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। अलग तरीके से सोचना इतना कठिन क्यों है? सीधे तौर पर कहें तो अलग तरीके से सोचने के 2 चरण हैं। नंबर 1, नहीं जानना या अनजान रहना। नंबर 2, जिज्ञासा। ये इतना ही सरल रहता है। यदि हम अपने जीवन और जहन में क्या सोचना है जैसी बात को नहीं लाते, अब ये चरण कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर 1, नहीं जानना। नंबर 2, क्या सोचें या सीखना। नंबर 3, क्या सोचें को त्यागना। नंबर 4, जिज्ञासा। क्या सोचें इसे छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए नहीं कि आप इसमें प्रशिक्षित हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप नैरेटिव्स और विचारधाराओं के अनुयायी बन चुके हैं। आप दुनिया को एक खास नजरिए से देखते हैं और क्या सोचें इसे छोड़ने का मतलब है उस नजरिए का भी त्याग करना। मुझे पता है कि आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आपको वहाँ सामुदायिक की एक भावना महसूस होती है। आप बहुत सारे ग्रुप्स और पेजों को फॉलो करते हैं, आपने अपने मित्र बना लिए हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि यह आपकी पहचान बन चुकी है। ऐसे में मुश्किल तो होगी ही। शायद अगर हम उनके बारे में बात करें तो ये थोड़ा आसान हो जाए। वे आपको अनुयायी में कैसे बदल देते हैं? आप नैरेटिव का अनुसरण करते हैं। नैरेटिव असल में चीजों को देखने के तय टेम्पलेट हैं। नैरेटिव ऐतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तोड़ते मरोड़ते हैं। मौजूदा समय में सूचनाओं, आपकी भावनाओं, आदर्श परिस्थितियों, आपके पास सूचनाओं के अभाव और अपनी बेचने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खुद को गढ़ते हैं और फिर फैलते हैं। अगर आप इस पैटर्न को देख पाए तो आप इसके जाल से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आइए एक नैरेटिव लेते हैं कि डायनासोर का अस्तित्व नहीं था। नंबर 1, ये ऐतिहासिक डाटा को मोड़ता है, मूल रूप से उस तथ्य का इस्तेमाल करता है जो इस तर्क के पक्ष में है और जो पक्ष में नहीं है उसको खारिज कर देता है और नकार देता है। नंबर 2, ये मौजूदा समय की सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर ऐसे सिद्धांत गढ़ता है जो इन साक्ष्यों पर सवाल खड़े करते हैं। नंबर 3, ये आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है, जैसे इस मामले में संदेहवाद और ईश्वर से प्रेम। नंबर 4, ये एक आदर्श परिस्थिति का इस्तेमाल करता है जो आपके संदेहवाद को भुनाता है, जैसे कि ये सरकार नास्तिकों, वैज्ञानिकों या ऐसे हर किसी के साजिशी सिद्धांतों का हिस्सा है जो धर्म को नकारते हैं और धर्म के ऊपर विज्ञान की सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो आत्म जागरूकता हो जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चतुर भी हो सकता है, लेकिन आत्म जागरूकता की वजह से एक ही समय में वो प्रतिबंधक और मुक्त होना दोनों चुनता है, इसीलिए बुद्धिमान कहा जाता है। अब बचा है मूर्ख। वो कौन होता है? हर कोई मूर्ख है और कोई भी मूर्ख नहीं होता है। किसी खास वक्त पर आप जब किसी चीज में यकीन करते हैं, मूर्खता उसमें शामिल हो सकती है। मसलन आपका आपको एक ही बार में 1000 चीजें मनाने पर बाध्य कर सकता है और अगर आप अपनी उन आस्थाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं तो आप उन लोगों की निगाहों में एक चूतिए इंसान बन जाएंगे जो आपसे बेहतर जानते हैं। आइए थोड़ा और विशेष उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो मेधावी है क्योंकि उसने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है और बहुत चीजें याद कर रखी हैं, लेकिन उसने इन सब के बारे में सोचा कुछ नहीं है, ऐसे में वह इंसान ऐसे शख्स के सामने बेवकूफ ही लगेगा जिसने बहुत सारा समय सोचने में बिताया है। ऐसे उदाहरण हर क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि आप किसी चीज के बारे में यकीनी तौर पर जानते हैं, लेकिन नतीजा कुछ और ही मिलता है और आपको मूर्ख जैसा महसूस होता है। अपनी क्षमताओं के बारे में अति आत्मविश्वास के चक्कर में आप ऐसे दावे कर सकते हैं जो सच साबित नहीं होंगे और दूसरे आपको मूर्ख कहेंगे। आप किसी पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं और अगर वे आपका भरोसा तोड़ देते हैं तो आप उन पर भरोसा करने के लिए खुद को बेवकूफ ही कहेंगे। इस तरह की अनेक मिसालें दी जा सकती हैं। किसी न किसी वक्त हम सभी मूर्ख होते हैं क्योंकि हम सभी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरते हैं। हम सभी ऐसे विचारों में विश्वास करते हैं जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि वे बेहुदा थे और इस तरह कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए मूर्ख नहीं होता क्योंकि हमें सीखने की योग्यता होती है। यहाँ तक कि बेहद मेधावी मस्तिष्क भी कभी कभार मूर्खताएं कर बैठते हैं और उस वक्त उस काम के लिए उन्हें मूर्ख कहना
गलत भी नहीं होगा। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आप असक्षम या मूर्ख हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ऐसा बहुत सामान्य विश्वास की वजह से होता है। इस विश्वास को कहते हैं कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग बेहद बोके होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ये यकीन है। ये बात स्पष्टतया तुलना से आती है। आप एक स्मार्ट व्यक्ति की ओर देखते हैं, खुद की तुलना उनसे करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वाह, मुझे तो उतना ज्ञान ही नहीं है जितना उनके पास है, इसलिए मैं सच में मूर्ख हूँ। ऐसा विश्वास है कि स्मार्ट और मेधावी लोग मूर्ख नहीं हो सकते, क्योंकि वे बहुत जानते हैं, वे बहुत तेजी से सोच सकते हैं, वे बहुत तेजी से बात कर सकते हैं और वे लोग बहुत दिलचस्प तर्क पेश करते हैं। इसलिए तुलना के तराजू पर उन्हें इतने ऊंचे पायदान पर बिठा दिया जाता है कि आप खुद को उनके सामने गधा ही समझे। हम इससे पहले परफेक्ट या आदर्श लोगों के बारे में बात कर ही चुके हैं। यदि आप एक प्रोफेसर का किसी विषय पर व्याख्यान देखते हैं और सोचते हैं मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं और इसलिए मैं बेवकूफ हूं, तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आपके और उस व्यक्ति के बीच का अंतर यह है कि उन्होंने कुछ ऐसा सीखा है जिसे आपने नहीं सीखा है। बस इतना ही। इसका समाधान है कि आप भी वो सीख लें जो वे जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीखना ही चाहिए जब तक कि आप इसकी इच्छा न करें। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, इससे आप मूर्ख नहीं बन जाते हैं, क्योंकि चीजें सीखी जा सकती हैं। उनमें से कुछ को सीखने में लंबा वक्त लग सकता है, कड़े अनुशासन और पीड़ादायक बलिदानों की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। लोग ऐसा करते हैं। किसी की शानदार उपलब्धियां या गुणों से प्रभावित होना गलत नहीं है, लेकिन उससे यह निष्कर्ष निकालना कि मैं उनकी तरह कभी सोच नहीं सकता, बस यही वो विश्वास है जो आपको मूर्ख साबित करता है। न सिर्फ आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं, आप कोई भी चीज सीखने का तरीका भी सीख सकते हैं और साथ ही आप किसी भी चीज को लुभाने का तरीका भी सीख सकते हैं। यही चीज आपकी असली क्षमता है। मूर्खतापूर्ण विश्वास जो लोगों को दो बौद्धिक वर्गों में बांटता है के बजाय आपको अपना जीवन इसी सच के साथ जीने की शुरुआत करने की जरूरत है। खुद को सशक्त और नीचा दिखाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस चीज में भरोसा है। तो क्या आप खुद को सीमित करना चाहते हैं और ये मानना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी खास व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकते हैं, या आप खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं और खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कोई भी चीज सीख सकते हैं? ये मत भूलिए, गलत आस्थाएं ही आपको मूर्ख साबित करती हैं और सही आस्थाएं आपको मुक्त करती हैं। इनमें एकमात्र अंतर ये है कि गलत चीजें आसानी से उपलब्ध हैं और सही चीजों के लिए आपको संघर्ष करना होता है।